बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। पीटीआई की हुकूमत के 2.5 साल कारकर्दगी पर सवालिया निशान, जबकि सेनेट इंतखाबात का मामला, क्या हुकूमत आईनी तरमीम करवा पाएगी? चीन से कोरोना वैक्सीन की दरामदगी और नए SOPs, वैक्सीन के इस्तेमाल से कितने फीसद तक वबा का खतरा टल जाने का इम्कान। ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और मुल्क में बैक वक्त बहुत सारे मामला चल रहे हैं। ब्रॉडशीट का मामला हो, फॉरेन फंडिंग केस का मामला हो, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो एहतजाजी मार्च है, लॉन्ग मार्च है, इस्तीफों की बातें, वो मामला हो। दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी अब खान साहब ने भी यही बात की कि जी पैसों की बातें हो रही हैं और इस सारे तासुर को ख़त्म करने के लिए कुछ तरमीम की गुफ्तगू भी चल रही है। लेकिन जो सबसे अहम मामला वो है तब्दीली का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई थी तो तब्दीली का नारा बुलंद करके आई थी कि तब्दीली आएगी। अब एक आम आदमी, जो आम आवाम है, वो हकीकी तौर पर तब्दीली का मंतज़र है कि आखिरकार तब्दीली आएगी कब। 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं तो हुकूमत की तरफ से जब भी कोई खिताब किया जाता है, खान साहब जब भी खिताब करते हैं तो एक ही बात सुनने को मिलती है कि वो रियासत मदीना में क्या होता था, NRO नहीं देंगे। तब्दीली क्या होती है? तब्दीली ये होती है कि तमाम तर डाकों पर हाथ डलता रहेगा और बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद भी वजीर आज़म इमरान खान करप्शन के खात्मे का अलम बुलंद किए हुए हैं। लेकिन करप्शन क्या खत्म हो रही है? क्या कब्जा माफिया से तमाम तर कब्जा छुड़वा लिया जाए? तो क्या यही तब्दीली है? लेकिन करप्शन भी तो खत्म नहीं हो रही। गुज़िश्ता रोज भी हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तो जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो जिस तरह से ऊपर जा रहा है वो भी हमें नजर आ रहा है। करप्शन भी खत्म नहीं हो रही, तो करप्शन का खात्मा भी नहीं हो रहा, कब्जा माफिया से कब्जा भी छुड़वाया नहीं जा रहा, डाकू जो हैं एहतसाब हो रहा है, लेकिन एहतसाब जो करप्शन में पैसा लूटा गया था वो भी वापस नहीं आ रहा। तो फिर कौन सी तब्दीली की खान साहब बात करते हैं? तो 2.5 साल का जो वक्त गुजर चुका है, 2.5 साल के बाद इस वक्त हुकूमत कहां खड़ी है और हमारा मुल्क इस वक्त कहां खड़ा है, और क्या आने वाले 2.5 सालों में भी हम यही सब कुछ देखते रहेंगे? क्या कोई वाकईतन हकीकी तौर पर तब्दीली आएगी या नहीं आएगी? एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात के मामले पर खान साहब ने कल भी खिताब के दौरान कहा कि उन्हें बाकायदा तौर पर पैसों के हवाले से बात हो रही है, ऑफर्स की जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है, तो इसी हवाले से वो कुछ चीजें बेहतर करना चाहते हैं, इसका हल निकालना चाहिए खान साहब ने कहा। और हुकूमत एक तरमीम इसी वजह से लेकर आ रही है कि आइडेंटिफाइबल बैलेट के जरिए वोटिंग होगी। अगर वो बिल मंजूर हो जाता है तो सेनेट से भी, कौमी असम्बली से भी, तो सेनेट का इंतखाब ओपन बैलेट के जरिए होगा। तो ये जो सेनेट इंतखाबात का मामला है, क्या हुकूमत इस मामले पर ऑपोजिशन के साथ एक पेज पर आ सकेगी और इस पर तरमीम करवा सकेगी? ये सबसे अहम सवाल है। ये सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। तमाम तर जो सूरत हाल चल रही है, मुल्क इस वक्त कहाँ खड़ा है, सियासी तौर पर क्या मुस्तकबिल हो सकता है और बाकी तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजक्कर और या मकबूल जान साहब ने। और ये सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सब 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है। सबसे पहले तो आपसे आपकी ही राय जानना चाहूँगा कि इस 2.5 साल में और अब इस वक्त मुल्क कहाँ खड़ा है आपके नज़दीक? देखिए, मसला साला ये है कि इमरान खान साहब जिस किस्म के आइडियल्स लेके आए थे, वो मेरा तो पहले दिन से इस बात पे यकीन है कि ऐसे आइडियल जो हैं वो जमहूरियत के अंदर कभी भी पूरे नहीं हुआ करते। जमहूरियत बुनियादी तौर पर एक तब्दीली की व्हीकल है ही नहीं। जमहूरियत बुनियादी तौर पर स्टेटस को की व्हीकल है। वहां पर जैसी सूरत हाल चल रही होती है वैसी इसको चलाई जाती है, मुनासिब से इसमें तब्दीली भी की जाती है, अक्सरियत की कामरियत कायम की जाती है। तो इमरान खान साहब को हर मौके के ऊपर जो है रास्ते में रुकावट बनी और बनती चाहेगी, आगे भी बनती चली जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उन्होंने माशी हालात को बेहतर करना है, ठीक करना है, तो वो तो शौकत अजीज जैसे बंदे ने भी कर लिया, चाहे मैं आपको उसने कान से निकाल दिया था। लेकिन जहां तक ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करना है, करप्शन का खात्मा है, इन सारी चीजों का मामला है, ये मौजूदा सेटअप के अंदर जहां पे हर कदम के ऊपर MNAs और MPs के नखरे और नाज हों और उसके बाद कोलिजन गवर्नमेंट की सूरत हाल हो, ऐसे हालात में तो इमरान खान से क्या कोई और फरिश्ता भी उतरा है तो कुछ नहीं हो सकता। तो और ये सब जो तब्दीली जिसका नारा बुलंद क्या था, आपके नजदीक वो हकीकी तब्दीली क्या थी? क्या यही तब्दीली थी कि करप्शन का खात्मा होगा? वो तो नहीं हो रहा। कब्जा माफिया से कब्जा छुड़वाएंगे, वो भी उस तरह से नहीं हो पा रहा। तो बुनियादी तौर पर जो तब्दीली थी वो तब्दीली क्या है और वो कब आएगी? आपको क्या लगता है?
देखिए, उस तब्दीली के लिए आपको पूरा सिस्टम तब्दील करना पड़ेगा। जिन मुल्कों में तब्दीली आई है उन्होंने इस सारे सिस्टम को खत्म किया, एक दफा पूरे का पूरा मलियामेट किया है। जिस चीन की मिसालें आप देते हैं उस चीन के अंदर कोई जमहूरियत तो नहीं है ना। जिस सिंगापुर की मिसाल आप देते हैं उस सिंगापुर में कभी लिखा उन्होंने जमहूरियत लेके आया था ताकि उसके यहाँ तरक्की हुई थी। ईरान आपके साथ पड़ोस की मिसाल मौजूद है। अगर वो इससे अब्बास हुवैदा की तरह खुमैनी साहब जो है वो इलेक्शन लड़ने लेते थे, इमाम खुमैनी वही काम करते तो वहां कभी तब्दीली ना आती। वो सारे तबकात वहां मौजूद रहते। ये चीज तब्दीली जो होती है वो खा दुनिया में फ्रांस में आए तब भी इनकलाब के जरिए आती है और पूरा सिस्टम उलट देती है। इंग्लैंड में आए तो चार्ल्स अव्वल जो है उसको गर्दन को है वो काट देती है और मुकम्मल तौर पे अपने आप को तब्दील करके एक सिस्टम बनाती है। ऐसे नहीं तब्दीली आया करती। जिस सिस्टम जिस इमारत के को बसीता हो उसके अंदर पैच वर्क हो सकता है, उसको तब्दीली नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो और यह सब फिर हुकूमत क्या अपनी समत कम से कम दुरुस्त कर पाई है? अभी तक अपनी समत का तयन ही नहीं कर पाई है 2.5 साल में। नहीं, संत तो खैर संत का तयन क्या करती हो आप मुझे ये बताइए ना कि आपके पास इस तरह की फ्रजाइल गवर्नमेंट है कि एक बंदा आप से उतर जाए और छोड़ जाए आपको तो आप खत्म है। और फिर अक्सर कहा जाता है कि जी अदारे जो हैं वो आपके साथ में हैं इसलिए आप बहुत मजबूत हैं। अदारे अपना मामला होता है। अदारे जो हैं वो बुनियादी तौर पर अपना एजेंडा लेके आते हैं, आपका एजेंडा तो नहीं होता। आप अदारों के जब भी कोई अदारे सपोर्ट करते हैं तो आप ब्लैक होते हैं, आपको होता है बेसिकली पीछे सपोर्ट। देखिए, डिगॉल की मिसाल मैं आपको देता हूं। डिगॉल जो था उसने तब्दीली का नारा लगाया था और फ्रांस में उसने 57% वोट हासिल कर लिए। लेकिन हुआ ये कि फ्रांस में तब्दीली लाना चाहता था, उसको अंदाजा हुआ कि लोगों की सपोर्ट उसके साथ नहीं। उसने फौरन इस्तीफा दे दिया। उसने कहा मैं नहीं रहता हूं यार तुम्हारी सदारत, मुझे ज्यादा वोट दोगे तो मैं आऊंगा। फिर उसके बाद उसने दोबारा इलेक्शन हुए विदिन 2-1 महीने के अंदर और दोबारा वो थंबिंग मेजॉरिटी से 90% ज्यादा लेके आया, तब वो छा गया उसके बाद। तो अगर आप इमरान खान साहब को तब्दीली लानी थी तो इस तरह के नंबर्स के साथ उसको कम से कम तब्दीली नहीं लानी थी। ना वो ला सकता है, कोई नहीं ला सकता। तो अभी जो सेनेट इलेक्शन का जो मामला है उस हवाले से जो आईनी तरमीम है इसमें क्या हुकूमत कामयाब हो पाएगी? देखिए, मैं तो बुनियादी तौर पर आईनी तरमीम के खिलाफ हूं क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक पार्टी के लीडरशिप की डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए होती है। ये जो मिसाक जमहूरियत में नवाज शरीफ और बेनजीर इकट्ठे हुए थे, ये बुनियादी तौर पर इसीलिए है कि जी हम तो हमारे कहने के ऊपर लोग वोट दें, अपनी राय के नहीं। अब देखिए, कहते हैं 5 करोड़ रुपया लेकर वोट भेजते हैं, तो इस बात की क्या जमानत है कि नवाज शरीफ या बेनजीर या जरदारी या इमरान खान ये 50 करोड़ नहीं लेंगे 10 वोटों के। इसका मतलब वो वोट अगर एक पार्टी का लीडर जो है 50 करोड़ रुपया ले लेता है और वो 50 करोड़ रुपया लेने के बाद आगे लोगों को टिकट दे देता है तो खत्म, बात खत्म हो गई है। तो आपके पास तो कुछ नहीं रह गया। दुनिया पूरी के अंदर जमहूरियत में फ्लोर क्रॉसिंग बाद मामलात में ठीक समझे, बाद मामलात में बहुत आजादी है। ये 13 बंदों ने ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है, रिपब्लिकन ने। मुआशरे में मोहतरम है, मुस्तहकम है। असल में मतलब यह है ना कि जो पार्लिमानी जमहूरियत है या जो मौजूदा जमहूरियत है इसमें जो पार्टी जमहूरियत है ना वो रखी इसलिए गई है कि एक बहुत बड़ा तबका जो सरमाया रखता है वो पूरी की पूरी पार्टी खरीद ले। वो 8 अरब डॉलर दे ओबामा को, पार्टी उसकी। वो 6 अरब डॉलर दे अपना बुश को, पार्टी उसकी। अब वो अपने मर्जी के जिस तरह के फैसले जाए करवा दे। ये है मसला असल में। तो आप क्या समझते हैं सेनेट इलेक्शन किस तरीके से खुफिया रायशुमारी से होने चाहिए, ओपन बैलेट से नहीं होने चाहिए? पर सारा कुछ खुफिया रायशुमारी से होना चाहिए। इंसान को मुकम्मल तौर पे आजाद, मतलब आप देखें ना, एक पार्टी का लीडर जो है वो आप एक ऐसे आदमी को वो टिकट दे देता है कि जो जाहिल है, अनपढ़ है, नालायक है, करप्ट है और उसके पास पार्टी के लीडर के पास 60 वोट हैं। आप मुझे बताइए उस पार्टी के लीडर की रेमेडी क्या है? आप पार्टी में शोर मचाएंगे, खत्म बात। या तो ये है ना कि आप आजादाना वोट दें, आपको ओपन मेरिट में वोट देने, लेकिन आपके वोट के ऊपर आपको पार्टी से नहीं निकाला जाएगा। ये साथ तरमीम साजिए भी होनी चाहिए, फिर तो ठीक है, फिर तो मैं भी हामी हूं। ठीक है। अच्छा, ऑपोजिशन आपको क्या लगता है आईनी पैकेज की हिमायत करेगी इस तरमीम के हवाले से ओवरऑल? नहीं, हमारे यहां जो है ना बुनियादी तौर पे उसूल की कोई सियासत नहीं है। हाँ, अगर ये खुद कर रहे होते तो इमरान खान ने मुखालफत करनी थी। आज इमरान खान कर रहे थे, वो मुखालफत करेंगे। उसूलों को कोई मसला नहीं, छोड़ेंगे। तो और ये सब फिर ये जो ऑपोजिशन का एहतजाज, लॉन्ग मार्च, इस्तीफों की बातें और दीगर जो पीडीएम एक मामला लेकर चल रही थी, वो इस सारे सूरत हाल में मादूम होता नजर आ रहा है। पीडीएम कहां है इस वक्त?
देखिए, पीडीएम बुनियादी तौर पर किसी तौर पर भी एक सियासी तहरीक कभी नहीं रही। पीडीएम का एक नुक्ता नजर था कि अदारों की मुदाखलत बंद की जाए, ठीक है ना, यही था ना। अब अदारों की मुदाखलत मुझे बताएं, जब आप तहरीक लेके जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे आ जाएंगे, लॉन्ग मार्च हो जाएगी, या आपने घेरा डाल लिया, आखिर में आप बैठेंगे कि मामला तय हो। पहली बात है, किसके साथ तय करेंगे? इमरान खान के साथ तय करेंगे? नहीं तय करेंगे। चलो, अब अदारों के साथ तय करेंगे, तो आप बताएंगे ना जी किस कानून के तहत वो मुदाखलत करते हैं? वो तो कहेंगे हमारे तो कानून तो इजाजत ही नहीं है। अच्छा, अब कानून के बगैर करते हैं तो कौन सा कानून बन जाएगा कि वो रुक जाएंगे? ऐसा कोई कानून अगर रुकना होता तो इस कानून से रुक जाते, इस कानून में तो रुक दिए। ठीक, अब इससे आगे आकर आ गए आप, तो क्या आप समझते हैं कि कोई कानून बन जाए तो अदालतों की मुदाखलत जो है वो रुक जाएगी किसी भी तौर पर? अदालतों की मुदाखलत तो बुनियादी तौर पर सियासी पार्टी के एमएनए एमपीएस की आपस में कोलैबोरेशन से आगे बढ़ती है। एक एमएनए जो नून लीग का है या पीटीआई का है, उसको एक शख्स फोन करता है कि तुम फलां पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लेता है तो वो तो आपके दरमियान मौजूद है। पहले तो कान से पकड़ के उन लोगों को पार्टी से निकालो कि तुम कैसे बेगार हो, तो हमारे पास बैठे हुए बातें करते हो। तुम्हारे पास 1-1 लाख वोट है, तुम्हारे पास सरमाया है, तुम अच्छे खासे इज्जतदार लोग हो, और तुम एक जनाब छोटे से बंदे के अपना अफसर के फोन के ऊपर तुम डर जाते हो, तुम्हारी टांगे काम जाती हैं, तुम तो औकात ही नहीं तुम लीडर बन सको। पहले तो उनको निकालो। ठीक, अगर वो वाकई इस काबिल हैं कि खड़े हो जाते हैं, तो फिर दुनिया का कोई अदारा भी आपको नहीं गुमराह कर सकता। आप कौन है? ये अभी जो लोग जो इस वक्त खड़े हैं नून लीग के साथ, वो भी तो खड़े हैं ना। और जो 10 टूट के गए हैं, अगर वो 10 टूट के ना जाते तो आपकी हुकूमत होती, जिसका मतलब यह है कि खराबी तो आप में है। तो और ये सब पीडीएम का, ऑपोजिशन का क्या क्या मुस्तकबिल फिर क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में? आपको क्या लगता है पीडीएम कहां होगी, ऑपोजिशन कहां होगी? अगले 2.5 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे बस? नहीं, पीडीएम तो आगाज से लेके अंजाम तक खत्म हो चुकी हुई है। आप मुझे बताएं ना, एक टेम्पो जो बनना था, क्या लोगों को क्या दिलचस्पी है कि अदारा जो है फोन करता है या नहीं करता? किसी मंच को या किसी उसको खोखर को या अदारा फोन करता है, आवाम को क्या दिलचस्पी है? देखिए ना, मसला जो होता है कि अवाम जो है वो जानते हैं, उनको पता है कि ये जो लीडरशिप पीछे खड़ी है, इनमें लीडरशिप में वो लोग हैं कि जिन्होंने उनके बददियानत किस्म के एसएचओ को उनके सर पे बिठाया था। ये वो लोग हैं कि जिनके कर्जे जो हैं उनसे पैसे लेते थे, तब जाकर उसको नौकरियां दिया करते थे। ये वो लोग हैं जिनका फलां पटवारी की सरपरस्ती करते हैं, जो करप्ट हैं। लोग नहीं जानते। लोगों को पता है कि भाई हमने अपने वक्त के ऊपर अपने खानदान बरादरी वाले को वोट देने हैं ताकि वो हमारे काम करवाए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप फौज की मुदाखलत खत्म कर देंगे तो क्या बाकी मुदाखलतें जो वो भी खत्म हो जाएंगी? क्या वो जो एसएचओ आपने लगवाया होगा, जो एसपी लगवाया होगा, जो बुला के मुखालिफ को कहेगा ये तुम्हारे खिलाफ मैं कत्ल का केस रजिस्टर कर रहा हूं, अगर तुम बात ना आए तुम आराम से बैठ जाओ, अपने कागजात वापस ले लेगा। ये जो बदमाश होते हैं किसी गांव के अंदर, जो 4-4, 5-5 लोगों के कलाशनकोफों के डेरे चला रहे होते हैं, वो स्मगलर कर जो कहते हैं ये 400 के 400 गांव के वोट मेरे हैं, अगर तुमने मेरी मर्जी के वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी कल लाश मिलेगी। ये मुदाखलत कहां से खत्म करेंगे? तो और ये सब फिर ये जो एक एहतसाब का नारा बुलंद किया, एहतसाब चल रहा है जी, एहतसाब हो रहा है, करप्शन का पैसा वापस लेकर आएंगे, एहतसाब की शफाफियत पर भी बहुत ज्यादा सवालात उठते रहे। आप इस एहतसाब के अमल को कैसे देखते हैं? देखिए, एहतसाब का अमल गरीब ममालिक में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब दुनिया में मगरबी ममालिक जो हैं वो उसका साथ न दें। ये जितने चोर उचक्के डाकू अपना पैसा वहां जाके रखते हैं। अकेला जो जिनेवा शहर है उसमें दुनिया की सबसे बड़ी पर कैपिटा इनकम होती है। क्यों होती है? कहां से होती है? वहां को फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वहां को खेत खलियान है, दुनिया के हर चोर का पैसा वहां पर मौजूद है और वहां से आप ले नहीं सकते वापस। और उनकी पर कैपिटा वो जिंदगी की याशी करते हैं। आप मुझे भी 4 चोरों का पैसा दे दो, मैं पाकिस्तान में लाहौर के बैंक के अंदर रखता हूं, मैं मजे से पाकिस्तान का लाहौर बेहतरीन शानदार बनाता हूं, कराची शानदार बनाता हूं। मुझे चकों का पैसा दे दो, मुझे पिनोशे का पैसा दे दो, मुझे मार्कोस का पैसा दे दो, मुझे जरदारी का पैसा दे दो, मुझे नवाज शरीफ का पैसा दे दो,
मुझे दुनिया के अंदर वो क्या नाम था उसका, वो जो सनी बादशाह का पैसा दे दो, मैं रखता हूं, अपने बैंकों में पैसा रखता हूं, पाकिस्तान अमीर ही अमीर है। और ये सब जब ये एहतसाब का अमल शुरू हुआ था, एहतसाब का अमल जब शुरू हुआ था तो तब एक दोहरी शरीयत का मामला भी बड़ा जेर बहस था। अब दोहरी शरीयत के हवाले से भी आपकी नजर से गुजरा है कि अब दोहरी शरीयत का हामिल जो शख्स है वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकता है। इसको आप किस तरह देखते हैं? ऑपोजिशन अब ये कह रही है कि सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए अब हुकूमत ये लेकर आ रही है। देखिए, ये इमरान खान साहब जो है समझते हैं कि दोहरी शरीयत से पाकिस्तान के ये जो बाहर बैरून मुल्क बैठे हुए लोग उनका जो है वो साथ ले लेगा। ये बहुत गलत बात है, इसका परसेप्शन ही गलत है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग बाहर गए हैं दुनिया के, वो लेबनान से गए हैं। लेबनान की आबादी 40 करोड़ है और 40 लाख है, और उसका 1 करोड़ 20 लाख बंदे जो है लेबनान से बाहर हैं। 20 अरब डॉलर हर साल भेजते हैं, लेकिन लेबनान में तरक्की नहीं हुई। तरक्की होती है उन लोगों के वहां रहने से। देखिए ना, बात सुने, जब आपका जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, इसी ने इस मुल्क में तबाही पैदा की है। 1 लाख डॉक्टर बाहर है, आज वो 1 लाख डॉक्टर यहां पर होता तो आपकी सर्विस बेहतर हो जाती। वो जो एक जो है हार्ट स्पेशलिस्ट जो है वो 6 महीने की डेटें देता है, वो कम से कम 2 हफ्ते की डेटों पे आ जाते। कम का लूट मार इतना ना बचता। लेकिन ये है कि मतलब सर ये है कि वहां तो आप अंदाजा करें कि वो इस हद तक पाकिस्तान से लॉयल मोहब्बत है कि अगर हम जीत गए तो वापस आएंगे, अगर नहीं जीते तो वहीं। लेकिन इस चीज का तो एतराफ हुकूमत कर रही है नौरिया साहब। अब जैसे फवाद चौधरी साहब भी एतराफ कर चुके हैं कि हुकूमत जो है निजाम इंसाफ में इस्लाहात लाने में नाकाम रही है, कि हम इस्लाहात नहीं ला सके। तो मैंने लानी है, उन्होंने लानी है ना, फवाद चौधरी ने लानी है। और निजाम उसमें इंसाफ में इस्लाहात लाने के लिए तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। आप क्यों नहीं, आप तो ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात नहीं ला सके। ब्यूरोक्रेसी ने आपसे वही काम करवाया जो कभी मुशर्रफ से करवाया था, कभी भुट्टो से करवाया था, कभी किसी और से करवाया था। एक विशेष हुसैन को आपने पकड़ा हुआ है, उसको 25 साल से वो यही काम कर रहा है, सबके लिए करता है, आपके लिए भी करता था। तो अब और ये सब आप क्या समझते, करना क्या चाहिए? क्या क्या कौन कौन सी ऐसी चीजें जिन पर काम करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं? 2.5 साल तो हमने देख लिए जैसे गुजरे, अगले 2.5 साल को किस तरह से बेहतर कर सकती है हुकूमत पर? देखिए, जब तक इमरान खान साहब एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी नहीं लेके आते और लोगों का पे स्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं करते, उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते। उनको उलझा दिया गया है। मुझे किसी बंदे ने कहा जी कि अपना SHO जो है वो करप्ट है। मैंने कहा आप SHO को एक एंकर जितनी तनख्वाह दे दो, वो भी ठीक हो जाएगा। एक डिप्टी कमिश्नर को एक एंकर जितनी तनख्वाह दे दो, ठीक हो जाएगा। मैंने 32 साल सिविल सर्विस में गुजारी है, मैं अपनी गाड़ी नहीं खरीद सका था। मैंने 5 साल की एंकरिंग की है, 3 साल के बाद वो जो गाड़ी उन्होंने दी थी वो मेरी मलकियत बन गई है। अच्छा, और ये सब अंदरूनी तौर पर 40 हजार रुपया अंदरूनी तौर पर जो ईमानदारी को करे, जिसको रिश्तेदार से भीख मांग के बच्चे की फीस देनी पड़ती है। अंदरूनी तौर पर जो इंस्टेबिलिटी है, आप जरा बैरूनी चैलेंजेस को भी देख रहे होते हैं, इस पर भी तबसरा करते हैं। अंदरूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम है, इसकी वजह से बैरूनी जो चैलेंजेस हैं वो भी गंभीर हो रहे हैं। देखिए, बैरूनी तौर पर हम पाकिस्तान उस दौराहे पे आ गया जहां हमें अब फैसला करना है कि हम किस ब्लॉक के अंदर रहेंगे। हम चीन की तरफ जाएंगे या अमेरिका की तरफ जाएंगे। अगर तो हमने फैसला कर लिया और खुल के फैसला कर लिया तो फिर तो हमारी बचत है। और अगर हमने खुल के फैसला ना किया, हमने चमगादड़ वाली जिंदगी रखी कि हम अमेरिका के भी साथ हों और हम चीन के भी साथ हों, हमारे बच्चे जहां वहां पढ़ते रहें और हम चीन से मुराद लेते रहें, तो फिर नहीं होगा। क्योंकि दुनिया अब उस मकाम पे आ गई है, खुसूसन इस खित्ते में जहां चीन का CPEC जो है वो आगे इसका प्रोग्राम है और चीन की पूरी जिंदगी उससे वाबस्ता है, आइंदा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। चीन अपनी कंटेनमेंट से बाहर आ रहा है, आपको खुल के फैसला करना पड़ेगा। और अगर आपने फैसला कर लिया तो फिर आप बहुत अच्छा रहेंगे, और अगर आपने नहीं फैसला किया तो इस पाकिस्तान में वो उद्यम मचेगा कह रहे हैं नाम अल्लाह का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार और मकबूल जान साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। सियासी तौर पर तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर रहे थे। दुरुस्त फैसले करने की ज़रूरत है। अगर तो दुरुस्त फैसले हो जाएंगे तो मुल्क जो है बेहतर समत में जा सकता है, लेकिन अगर दुरुस्त फैसले नहीं होंगे तो फिर हालात मजीद गंभीर होते जाएंगे और सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। और हमेशा से यही बात होती है कि जब तक सिस्टम बेहतर नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कोरोना वैक्सीन की जो है पहली खेप पाकिस्तान पहुँच रही है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। और
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और पूरी दुनिया एक मोहलिक वबा का सामना कर रही है पिछले कुछ टाइम से, कोरोना वायरस का। और न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तान में भी सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो गई थी, लेकिन अब सूरत हाल बेहतर है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद में जो है अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो मजीद 65 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ही मुल्क में मजीद 2184 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस भी हुई है। और इसका इलाज दरियाफ्त किया जा रहा था कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक जो है इसका इलाज मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, पूरी दुनिया क्यूरियस है कि कब तक वैक्सीन आएगी। लेकिन पाकिस्तान में आज कोरोना वैक्सीन की जो पहली खेप है वो पहुंची है और चाइना से जो है वो मंगवाई गई है। और 5 लाख जो है वो डोजेस कोरोना वैक्सीन की, इंसदाद कोरोना वैक्सीन की, जो पाकिस्तान आएंगे। और इसके हवाले से हम बात करेंगे कि क्या तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कोरोना जो वैक्सीन है ये कौन सी किस्म है कोरोना वैक्सीन की। और पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ट्रायल किए जा रहे थे, कहा जा रहा है कि 18,000 से ज्यादा लोगों पर ट्रायल मुकम्मल कर लिए गए हैं। और अब दीगर 3 वैक्सीन है जिनके ट्रायल का आगाज किया जाएगा। तो वो कौन सी वैक्सीन हैं, पाकिस्तान में कितनी मौसर साबित हो सकती है, और पाकिस्तान में कोरोना की जो किस्म है इससे निमटने में कितना वक्त लगेगा इस वैक्सीन को। और इसके अलावा दीगर ममालिक में जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र पाकिस्तान में क्या अभी भी मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। जो इक़दाम लिए जा रहे हैं, जो मैयर्स लिए जा रहे थे, अब वो तमाम तर मैयर्स हटाए जा रहे हैं। जिस तरह से इदारे खोले जा रहे हैं, तालीमी इदारों में दोबारा से तालीम का आगाज़ हो जाएगा। कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अभी भी अमवात उसी तरह से रिपोर्ट हो रही हैं। आए कि हमने कोरोना पर काबू पाया है या नहीं पाया, और कोरोना वैक्सीन की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये चंद अहम सवाल हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल पीएम में मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन के लिए क्यूरियस है कि कब कोरोना की वैक्सीन जो वो दरियाफ्त होगी, लेकिन पाकिस्तान में इसकी पहली खेप पहुंच रही है। हम कितना तैयार हैं? लिस्ट तैयार कर ली गई, प्रायोरिटी पर पहले हेल्थ वर्कर्स थे, वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, हम आर वी रेडी फॉर दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये एक बहुत अच्छी खबर है कि कल एनसीओसी के मुताबिक कोई चार्टर्ड जहाज जाएगा और चाइना बीजिंग से इस्लामाबाद वैक्सीन 5 लाख वैक्सीन जो डोनेशन में मिल रहा है वो आएगा। जो प्रोक्योरमेंट की तरफ से था, जो प्रोक्योर किया जा रहा था, वो तो अभी उसका पता नहीं है। लेकिन ये 5 लाख जो डोज आएंगे वो किसको लगेंगे उसकी कोई लिस्ट हमें भी नहीं मालूम। कहा यह जा रहा है कि वो डेफिनेटली जो पहला जो एक्टिविटी होगी वो हेल्थ केयर वर्कर के लिए होगी। तो अब जितने भी डॉक्टर्स हैं पंजाब के, बलूचिस्तान के, सिंध के, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि मुझे फोन करके या मेरा लिस्ट है। या तो ये है कि इन्होंने खुद ही कोई लिस्ट बना ली होगी और कुछ लोगों को जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, वो है जिसकी हमें इतला नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि यकीनन एनसीओसी ने उसको स्टोर करने के लिए, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है कि सिंध में, बलूचिस्तान में स्टोर करने के लिए शायद कोई इक़दाम अभी किए नहीं गए हैं, जहां तक हमारी नॉलेज में है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो वैक्सीन तैयार की जा रही थी उसके ट्रायल चल रहे थे और 18,000 लोगों पर उसके ट्रायल मुकम्मल किया गया। अब कहा जा रहा है कि 3 और अक़साम है जिन पर जो ट्रायल उनके किए जाएंगे। ये जो चाइना से वैक्सीन आ रही है, ये प्रॉपर ये ट्रायल में तो नहीं है, ट्रायल मुकम्मल कर चुकी है, बिल्कुल कामयाब, इस पर तजुर्बा हो चुका है और अब ये पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर वैक्सीनेट किया जाएगा लोगों को? जी हाँ, ये वैक्सीन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि चाइना में ही सारा कुछ इसको फाइनल किया गया है और ये सिर्फ उसको लाया जाएगा और यहाँ इसको वैक्सीनेट किया जाएगा। इस वैक्सीन को इस्तेमाल किया जाएगा जो कि डोनेशन में है और उसकी तादाद बकौल शाह मोहम्मद कुरैशी साहब के कि वो 5 लाख डोनेशन उनको मिलेगा, पिछले हफ्ते जो हमने सुना। लेकिन ऑफिशियल तौर पे अभी कुछ हम कह नहीं सकते कि उसकी एफिकेसी क्या है और क्या वो वैक्सीन एक ही इंजेक्शन काफी होगा और उसकी मियाद क्या होगी, उसकी एफिकेसी क्या है। और ये बात दुरुस्त है, मैं तमाम लोगों को बताना चाहूंगा आपके तवज्जुह से कि देखिए, अब हमें जिंदगी कोरोना के साथ ही गुजारना है, लिहाजा वैक्सीन तो लगाना जरूरी है, लेकिन वैक्सीन और मास्क ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ये नहीं होगा कि आप वैक्सीन लगाने के बाद आप मास्क नहीं लगाएंगे या सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर देंगे। वो 2-3 चीजें जो आपको करनी पड़ेंगी वैक्सीन लगाने के बावजूद।
अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन के लिए आपको क्या लगता है कि टारगेट होना क्या है? अभी जो 5 लाख डोजेज आई हैं, दूसरी तरफ सेनेटर सलीम मानवी वाला वो भी बात कर रहे हैं जी हम भी 2 लाख डोजेज मंगवाएंगे जो सेनेटर्स को और पार्लियामेंटेरियंस को लगेंगी। लेकिन पाकिस्तान एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है, इतनी ज्यादा यहाँ पर आबादी है, तो इतनी सी डोजेज आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कितना टारगेट होना चाहिए कि इतने फीसद आबादी को अगर वैक्सीन लग जाती आने वाले वक्त में तो फिर पाकिस्तान से खतरा टल सकता है या टलने के इम्कानात होंगे? कोई टारगेट होना चाहिए? जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें एक बहुत ज्यादा एक जो आगे प्रॉब्लम आएगी वो ये है कि देखिए हमने अब तक पोलियो को प्रॉपर तरीके से हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, अभी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। इसी तरह से कोरोना वायरस की वैक्सीन को लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तकरीबन मैं समझता हूं कि मोर देन 50% लोग जो है वो कोरोना को तो मानते ही नहीं हैं और ये समझते हैं कि कोरोना जो है ये एक कॉन्स्पिरेसी है, कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, ये सब फजूल बात है। तो वो लोग तो वैक्सीन लगाएंगे ही नहीं। लेकिन जब अगर वो नहीं लगाएंगे तो यकीनन हमारे पास खतरा बहुत रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें एक एक्सटेंसिव अवेयरनेस देने की जरूरत है और फिर वैक्सीन कम से कम 60 to 70% लोगों को लग जाए तो भी हम थोड़ा बहुत इसको कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन अगर हम इसमें कामयाब नहीं होते हैं तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी हमारे मुल्क में, कोरोना वायरस का डॉक्टर साहब रहेगा। जो वैक्सीन के हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, कुदरत का बहुत ही हेल्प है, कुदरत की हमें बहुत सपोर्ट है कि जिस तरह से हमने जो एसओपीज है उसकी धज्जियां उड़ाई भी हैं, कहीं पर भी एसओपीज वेरी राइट, वी आर ब्लेस्ड इन दिस, गॉट योर पॉइंट। लेकिन एक और चीज कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं डॉक्टर साहब, और जो बाहर से वैक्सीन आ रही है, एक तो दो चीजें वाजे कीजिएगा कि जो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं उनको किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है, लोग किस तरह से वैक्सीन लगवा सकते हैं, और जो ट्रायल चल रहे हैं वॉलंटरीली लोग जो रजिस्टर कर रहे हैं खुद को, क्या उसका कुछ तरीकेकार है कि किस तरह से लोग खुद को ले जाकर वॉलंटरीली जो है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं ट्रायल में? जी हाँ, अभी देखिए 18,000 जो पाकिस्तान में चाइना और रशिया के ताउन से जो हो रहा है काम, उसमें 18,000 वॉलंटियर्स लिए गए थे और वो ट्रायल मुकम्मल हो गई है। मजीद जो है उसके 3 ट्रायल्स किए जा रहे हैं। वो वॉलंटियर वाला काम तो अभी मैं समझता हूं कंप्लीट हो गया और बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है वो, क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स जो है एज ए वॉलंटियर उन्होंने अपने आप को पेश किया। और मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, डॉक्टरों को भी जानता हूं जिनको कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ है। तो हम समझते हैं कि अगर ये बहुत अच्छा कामयाब हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को ये वैक्सीन लग पाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर ही उसकी ट्रायल्स हो रही हैं। लेकिन जो चाइना से आ रहा है उसका या और दूसरे ममालिक से जो 3 वैक्सीन की बात की गई है, वो एक रशिया का वैक्सीन है, एक ऑक्सफोर्ड का है जो एस्ट्रा है, और एक चाइनीज वैक्सीन की बात हो रही है। उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, बल्कि दुनिया में अभी क्लेम किया जा रहा है कि कुछ वैक्सीन 90% कामयाब है, कुछ वैक्सीन 70% कामयाब है। अब ये लगने के बाद ही पता लगेगा कि ये वैक्सीन कितनी कामयाब है, क्योंकि ये एक नया वायरस है, इस पे अभी काम होना बहुत सारा बाकी है। और अभी वैक्सीन लगने के बाद, क्योंकि बहुत सारे ममालिक में ये वैक्सीन लग चुका है, लेकिन वहां पर लगने के बाद भी 8.6% लोग वैक्सीन लगने के बावजूद भी वो कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं लोग वहां पे। तो डॉक्टर साहब फिर हुकूमत इसको किस तरह से कर पाएगी? जिस तरह से इसकी लागत है, जिस तरह से यहाँ पर लोग हैं, क्या हुकूमत इसको कर पाएगी या मुखय्यर हजरात को, प्राइवेट वेंडर्स को इसमें स्टेप इन होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा, और लोग हो गए हैं। और मैं बहुत से कंपनीज को जानता हूं, बहुत सारे प्राइवेट इदारों को जानता हूं जो कि वैक्सीन प्रोक्योर कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं। और उसमें सिर्फ हमने ये डिमांड की थी कि जी आप प्राइवेट को जरूर दें, लेकिन एक रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, एक आप सिस्टम बनाएं उसके प्राइसेस का। ये ना हो कि हर आदमी अपने अपने मनमानी उसकी कीमत तयन करे और वैक्सीन को बेचना शुरू कर दे। मैं समझता हूं कि यकीनन हुकूमत इजाजत जरूर दे प्राइवेट इदारों को, क्योंकि शायद हुकूमत सबको वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी डिमांड पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने अवाम के लिए वैक्सीन मंगवाए जितनी हमें जरूरत है।
और उतनी मंगवाए और सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवाम को लगाई जाए, तमाम पाकिस्तानियों को। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्राइवेट इदारों को जरूर दिया जाए, जो मुखैर हजरात हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सिस्टम होना चाहिए। हुकूमत एक उसको रेगुलेट करे, एक प्राइस फिक्स करे, ताकि लोगों को भी पता चले कि जी ये वैक्सीन हमें इतने की मिलेगी, और उसकी इफिकेसी के बारे में भी, और उसकी अफादियत के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में भी हुकूमत जो है उसको मॉनिटर करे। ठीक है, और आखिर में डॉक्टर साहब ये भी बताएगा, ये जो चाइना से वैक्सीन आ रही है और रशिया की वैक्सीन की भी बात हो रही है, कौन सी वैक्सीन ज्यादा मुअस्सर होगी? और पाकिस्तान में अभी जो खेप आई है, पाकिस्तान में जो किस्म है कोरोना वायरस की, क्या ये उसका मुकाबला कर पाएगी? कितनी इफेक्टिव होगी? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। मैंने जैसे पहले कहा कि अभी बहुत कुछ मालूम करना बाकी है, बहुत कुछ अभी पता लगेगा कि कौन सी वैक्सीन वाकई जिसको क्लेम किया जा रहा है वो वही उतना ही साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो कि बहुत सारे ममालिक में जहां वैक्सीन पहले से 1-2 महीने से जहां वैक्सीन लगना शुरू हो गया है, अपने अवाम को लगा रहे हैं लोग, वहां पर वैक्सीन लगने के बावजूद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये हमें वक्त बताएगा और जब इसका हम इस्तेमाल शुरू करेंगे उसके बाद इस चीज का बेहतर तरीके से आइडिया लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पीएमए मेरे साथ मौजूद थे, तमाम तर सिचुएशन पर बात कर रहे थे। कोरोना के साथ ही जिंदगी गुजारना होगी, एहतियात बरतना होगी। वैक्सीन आई है, ये बहुत कम तादाद है, लेकिन हुकूमत इस हवाले से इकदाम कर भी रही है, और अब देखना है कि आने वाले वक्त में ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव साबित होती है। आज की प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।